चैप्टर 17। मेरे सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक को कहानियों को बताने का बहुत शौक है जिसे वो मेरे कूबर कहते हैं। वो हमेशा मुझे उन शक्तियों के बारे में बता रहा है जो एनालिसिस की डिसरिगार्ड करती हैं। वह घोषणा करता है कि मैं केवल कुछ मिस्टीरियस इम्पल्सेस का आंख बंद करके पालन करता हूं और इस तरह सही समय पर शेयर बाजार से बाहर निकल जाता हूं। उसका पालतू धागा एक काली बिल्ली के बारे में है जिसने मुझे अपने नाश्ते की मेज पर बहुत सारा स्टॉक बेचने के लिए कहा था, और यह कि जब मुझे बिल्ली का संदेश मिला तब तक मैं परेशान और घबराया हुआ था जब तक कि मैं अपना हर हिस्सा बेच नहीं देता। मुझे व्यावहारिक रूप से आंदोलन के टॉप प्राइस मिले, जिसने निश्चित रूप से मेरे कठोर मित्र के कूबर सिद्धांत को मजबूत किया। मैं कुछ कांग्रेसियों को समझाने के लिए वाशिंगटन गया था कि हमें मौत के घाट उतारने में कोई समझदारी नहीं थी और मैं शेयर बाजार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी लाइन को बेचने का मेरा फैसला अचानक आया, इसलिए मेरे दोस्त का धागा। मैं मानता हूं कि बाजार में कुछ चीजें करने के लिए मुझे कभी कभी इरिजिस्टिबल इम्पल्स मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास स्टॉक की लॉन्ग और शॉर्ट है। मुझे बाहर निकलना चाहिए। मैं तब तक असहज हूं जब तक मैं नहीं करता। मैं खुद सोचता हूं कि क्या होता है कि मुझे बहुत सारे चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं। शायद एक भी व्यक्ति पर्याप्त रूप से स्पष्ट या शक्तिशाली नहीं हो सकता है जो मुझे एक सकारात्मक निश्चित कारण दे सकता है जो मुझे अचानक करने का मन करता है। शायद यही वो सब है जिसे वे टिकर सैंस कहते हैं। पुराने ट्रेडर्स का कहना है कि जेम्स आर कीन ने उससे पहले इतनी जिद से विकसित किया था और अन्य ऑपरेटर थे। आमतौर पर मैं स्वीकार करता हूं, चेतावनी न केवल सही होती है बल्कि मिनट के लिए समयबद्ध होती है। लेकिन इस विशेष उदाहरण में कोई कूबर नहीं था। काली बिल्ली का इससे कोई लेना देना नहीं था। वो हर किसी को मेरे उठने के बारे में इतना बताता है कि उस सुबह मुझे लगता है कि यह समझाया जा सकता है कि क्या मैं सच में अपनी निराशा से परेशान था। मैं जानता था कि मैं जिस कांग्रेसी से बात कर रहा था उसे मैं आश्वस्त नहीं कर रहा था, और कमिटी ने वॉल स्ट्रीट पर टैक्स लगाने की समस्या को वैसा नहीं देखा जैसा मैंने देखा था। मैं स्टॉक लेन देन पर टैक्सेशन को गिरफ्तार करने या उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन एक टैक्स का सुझाव देने के लिए जिसे मैंने एक अनुभवी स्टॉक ऑपरेटर के रूप में महसूस किया था। न तो अनफेयर और न ही बुद्धिमान था। मैं नहीं चाहता था कि अंकल सैम उस हंस को मारें जो उचित व्यवहार के साथ इतने सारे सुनहरे अंडे दे सकती है। प्रोबेबली मेरी सफलता की कमी ने न केवल मुझे परेशान किया बल्कि मुझे एक गलत टैक्स वाले बिजनेस के भविष्य के बारे में निराशावादी बना दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था। बुल मार्केट की शुरुआत में मैंने स्टील ट्रेड और कॉपर मार्केट दोनों के आउटलुक के बारे में अच्छी तरह से सोचा था, और इसलिए मुझे दोनों ग्रुप्स के शेयरों में तेजी महसूस हुई। इसलिए मैंने उनमें से कुछ को जमा करना शुरू कर दिया। मैंने यूटा कॉपर के 5000 शेयर खरीद कर शुरू किया और बंद कर दिया क्योंकि यह सही काम नहीं कर रहा था। उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उसे व्यवहार करना चाहिए था, जिससे मुझे यह महसूस हो कि मैं इसे खरीदने में बुद्धिमान था। मुझे लगता है कि कीमत 114 के आसपास थी। मैंने भी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील को लगभग उसी कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया था। मैंने पहले दिन सभी 20,000 शेयर खरीदे क्योंकि इसने सही काम किया। मैंने पहले बताई गई मेथड का पालन किया। स्टील ने सही काम करना जारी रखा और इसलिए मैंने इसे तब तक जमा करना जारी रखा जब तक कि मेरे पास इसके कुल 72,000 शेयर नहीं थे। लेकिन यूटा कॉपर की मेरी होल्डिंग्स में मेरी शुरुआती खरीदारी शामिल थी। मैं 5,000 शेयरों से ऊपर कभी नहीं मिला। इसके व्यवहार ने मुझे इसके साथ और अधिक करने के लिए एनकरेज नहीं किया। क्या हुआ सबको पता है। हमारे पास एक बड़ा बुल मूवमेंट था। मुझे पता था कि बाजार ऊपर जा रहा है।
जनरल कंडीशंस फेवरेबल थीं। यहाँ तक जब स्टॉक बड़े पैमाने पर बढ़ गया था और मेरे पेपर प्रॉफिट पर छींक नहीं आनी थी, तब भी टेप तुरही बजाता रहा। अभी नहीं, अभी नहीं। जब मैं वाशिंगटन पहुंचा तो टेप मुझसे यही कह रहा था। बेशक उस दिन मेरी लाइन बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, भले ही मैं अभी भी बुलिश था। उसी समय बाजार स्पष्ट रूप से मेरे रास्ते पर जा रहा था और मेरे लिए पूरे दिन एक क्वोटेशन बोर्ड के सामने बैठने का कोई अवसर नहीं था। बाहर निकलने के लिए एक टिप मिलने की उम्मीद में, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड आपदा को छोड़कर पीछे हटने का कॉल आने से पहले निश्चित रूप से बाजार हिचकिचाएगा या अन्यथा मुझे सट्टा स्थिति को उलटने के लिए तैयार करेगा। यही कारण था कि मैं अपने कांग्रेसियों के साथ अपने बिजनेस के बारे में खुलकर बात करता था। साथ ही कीमतें बढ़ती रहीं और इसका मतलब था कि बुल मार्केट का अंत निकट आ रहा था। मैंने किसी निश्चित तिथि पर अंत की तलाश नहीं की, यह तय करना मेरी शक्ति से काफी परे था। लेकिन मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गुप्त सूचना पर नजर रख रहा था। मैं हमेशा हूँ। वैसे भी यह मेरे साथ बिजनेस की आदत का विषय बन गया है। मैं इसकी कसम नहीं खा सकता, लेकिन मुझे संदेह है कि बिकने से एक दिन पहले उच्च कीमतों को देखकर मुझे अपने पेपर प्रॉफिट के परिमाण के साथ साथ उस लाइन के बारे में भी सोचा जो मैं ले जा रहा था, और बाद में मेरे व्यर्थ प्रयासों के बारे में वॉल स्ट्रीट द्वारा हमारे विधायकों को फेयर और समझदारी से निपटने के लिए प्रेरित करने के लिए। शायद यही तरीका था और जिस समय मेरे भीतर बीज बोया गया था। सबकॉन्शियस मन ने रात भर इसी पर काम किया। सुबह में मैंने बाजार के बारे में सोचा और सोचने लगा कि उस दिन यह कैसा व्यवहार करेगा। जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि कीमतें अभी भी अधिक थीं और मुझे संतोषजनक लाभ हुआ था। लेकिन एक बड़ा बाजार था जिसमें अब्जॉर्प्शन की जबरदस्त शक्ति थी। मैं उस बाजार में कितना भी स्टॉक बेच सकता था, और जाहिर है जब एक आदमी अपने स्टॉक की पूरी लाइन ले जा रहा होता है तो उसे अपने पेपर प्रॉफिट को एक्चुअल कैश में बदलने के अवसर के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे अदला बदली में जितना संभव हो उतना कम लाभ खोने का प्रयास करना चाहिए। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि एक आदमी हमेशा अपने मुनाफे को वास्तविक बनाने का अवसर ढूंढ सकता है और यह अवसर आमतौर पर कदम के अंत में आता है। वो टेप रीडिंग या कुबड़ नहीं है। बेशक जब मुझे उस सुबह एक बाजार मिला जिसमें मैं अपने सभी स्टॉक बिना किसी परेशानी के बेच सकता था तो मैंने ऐसा किया। जब आप बेच रहे हों तो 50,000 से 50 शेयर बेचने में कोई समझदारी या बहादुरी नहीं है, लेकिन 50 शेयर आप बिना कीमत तोड़े सबसे सुस्त बाजार में बेच सकते हैं और एक शेयर के 50,000 शेयर एक अलग प्रस्ताव है। मेरे पास यूएस स्टील के 72,000 शेयर थे। यह एक विशाल रेखा नहीं लग सकती है, लेकिन आप उस लाभ को खोए बिना हमेशा इतना नहीं बेच सकते हैं जो कागज पर इतना अच्छा लगता है जब आप इसका पता लगाते हैं, और जो खोने के लिए उतना ही दुख देता है जैसे कि आपके पास वास्तव में बैंक में सुरक्षित था। मुझे लगभग $1,500 का कुल लाभ हुआ था और जब हथियाना अच्छा था तब मैंने इसे हड़प लिया। लेकिन यह सोचने का मुख्य कारण नहीं था कि जब मैंने किया तो मैंने बेचने में सही काम किया। बाजार ने इसे मेरे लिए साबित कर दिया और यह वास्तव में मेरे लिए संतुष्टि का सोर्स था। यह इस तरह था, मैं यूएस स्टील के 72,000 शेयरों की अपनी पूरी लाइन को उस कीमत पर बेचने में सफल रहा जो मुझे दिन के टॉप और मूवमेंट से सिर्फ एक अंक के औसत से मिला। यह साबित कर दिया कि मैं सही था मिनट के लिए। लेकिन जब उसी दिन मैं अपना 5,000 यूटा कॉपर बेचने आया तो कीमत 5 अंक टूट गई। कृपया याद रखें कि मैंने एक ही समय में दोनों शेयरों को खरीदना शुरू किया था और मैंने यूएस स्टील की अपनी लाइन को 20,000 शेयरों से 72,000 तक बढ़ाने में बुद्धिमानी से काम किया था।
और समान रूप से बुद्धिमानी से यूटा की मेरी लाइन को मूल 5000 शेयरों से नहीं बढ़ाया। इससे पहले कि मैंने अपना यूटा कॉपर नहीं बेचा। इसका कारण यह था कि मैं कॉपर के ट्रेड पर बुलिश था और यह शेयरों में एक बुल मार्केट था और मुझे नहीं लगता था कि यूटा मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। भले ही मैं एक नहीं बनाऊं, इसमें मार रहा है, लेकिन कूबर के लिए कोई नहीं थे। एक स्टॉक ट्रेडर का ट्रेनिंग एक मेडिकल एजुकेशन की तरह है। फिजिशियन को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिकर और कोलैटरल सब्जेक्ट्स को सीखने में दर्जनों वर्षों का समय व्यतीत करना पड़ता है। वो थियरी सीखता है और फिर अभ्यास के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी प्रकार की रोग संबंधी घटनाओं का ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन करता है। वो डायग्नोसिस करना सीखता है। यदि उसका डायग्नोसिस सही है और यह उसके ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी पर निर्भर करता है, तो उसे अपने पूर्वानुमान में बहुत अच्छा करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखते हुए। निश्चित रूप से मानव पतन और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड उसे बुल के 100% स्कोर करने से रोकेगा आंखें। और फिर जैसे जैसे उसे अनुभव प्राप्त होता है, वो न केवल सही काम करना सीखता है बल्कि तुरंत करना भी सीखता है, ताकि बहुत से लोग सोच सके कि वो इसे सहज रूप से करता है। यह वास्तव में ऑटोमेटिज्म नहीं है। यह है कि उन्होंने कई वर्षों की अवधि के दौरान ऐसे मामलों की अपनी कमेंट्स के अनुसार मामले का डायग्नोसिस किया है, और स्वाभाविक रूप से इसका डायग्नोसिस करने के बाद वो इसका इलाज केवल उसी तरह कर सकता है जैसे अनुभव ने उसे सिखाया है कि उचित ट्रीटमेंट है। आप ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं, यानी कार्ड इंडेक्स्ड फैक्ट्स का आपका पर्टिकुलर कलेक्शन, लेकिन आपका अनुभव नहीं। एक आदमी को पता चल सकता है कि क्या करना है, और अगर वो इसे जल्दी से नहीं करता है तो पैसा खो देता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, मेमोरी और मैथमेटिक्स ये वही हैं जिन पर सफल ट्रेडर को निर्भर रहना चाहिए। उसे न केवल सही एक्यूरेटली करना चाहिए, बल्कि जो कुछ उसने देखा है उसे हर समय याद रखना चाहिए। वो अनरीजनेबल या अनएक्सपेक्टेड पर दांव नहीं लगा सकता है। भले ही उसका पर्सनल कन्विक्शंस मनुष्य की अनरीजनेबलनेस के बारे में कितना भी मजबूत हो या कितना भी निश्चित हो कि वो महसूस कर सकता है कि अनएक्सपेक्टेड बहुत बार होता है, उसे हमेशा संभावनाओं पर दांव लगाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, उनका अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए। खेल में वर्षों का अभ्यास, कंटिन्यूअस स्टडी का, हमेशा याद रखने का, ट्रेडर को उस समय कार्य करने में सक्षम बनाता है जब अनएक्सपेक्टेड घटित होता है और साथ ही जब एक्सपेक्टेड होता है। एक आदमी के पास महान मैथमेटिकल एबिलिटी और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन की असामान्य शक्ति हो सकती है और फिर भी स्पेक्युलेशन में असफल हो सकता है जब तक कि उसके पास अनुभव और मेमोरी भी न हो। और फिर फिजिशियन की तरह जो विज्ञान की प्रगति के साथ रहता है, बुद्धिमान ट्रेडर कभी भी सामान्य परिस्थितियों का स्टडी करना बंद नहीं करता है। हर जगह विकास का ट्रैक रखने के लिए जो विभिन्न बाजारों के कोर्स को अफेक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकता है। खेल में वर्षों के बाद पोस्ट करने की आदत बन जाती है। वो लगभग ऑटोमेटिक रूप से कार्य करता है। वह इनवैल्यूएबल प्रोफेशनल रवैया हासिल कर लेता है और यह उसे कई बार खेल को हराने में सक्षम बनाता है। पेशेवर और एमेचर या ओकेजनल ट्रेडर के बीच इस अंतर पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मेमोरी और मैथमेटिक्स मेरी बहुत मदद करते हैं। वॉल स्ट्रीट अपना पैसा मैथमेटिकल बेसिस पर बनाता है। मेरा मतलब है, यह फैक्ट्स एंड फिगर्स से निपटकर अपना पैसा बनाता है। जब मैंने कहा कि एक ट्रेडर को मिनट पर तैनात रहना है और उसे सभी बाजारों और सभी विकासों के प्रति प्योली रूप से प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाना चाहिए, तो मेरा मतलब केवल इस बात पर जोर देना था कि कूबर और रहस्यमय टिकर सैंस इतना ज्यादा नहीं है, सफलता के साथ करो। बेशक अक्सर ऐसा होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर इतनी जल्दी कार्य करता है कि उसके पास अपने सभी कारणों को पहले से बताने का समय नहीं है,
लेकिन फिर भी वे अच्छे और पर्याप्त कारण हैं, क्योंकि वे अपने काम के वर्षों में उसके द्वारा कलेक्टेड किए गए फैक्ट्स पर आधारित हैं और प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना और देखना, जिसके लिए उसकी मिल में आने वाली हर चीज ग्रास है। मुझे यह स्पष्ट करने दें कि प्रोफेशनल एटीट्यूड से मेरा क्या मतलब है। मैं कमोडिटी बाजारों पर हमेशा नजर रखता हूँ। बरसों की आदत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी रिपोर्टों ने पिछले साल की तरह ही सर्दियों की गेहूं की फसल और 1921 की तुलना में एक बड़ी वसंत गेहूं की फसल का संकेत दिया था। स्थिति बहुत बेहतर थी और शायद हमारे पास सामान्य से पहले की फसल होगी। जब मुझे स्थिति के आंकड़े मिले और मैंने देखा कि हम पैदावार मैथमेटिक्स के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो मैंने एक बार कोयला खनिकों की हड़ताल और रेल दुकानदारों की हड़ताल के बारे में भी सोचा। मैं उनके बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा उन सभी घटनाओं के बारे में सोचता है जिनका बाजारों पर असर पड़ता है। इसने मुझे तुरंत ही चौंका दिया कि हड़ताल जिसने पहले से ही हर जगह माल की मूवमेंट को प्रभावित किया था, उसका गेहूं की कीमतों पर एडवर्सली प्रभाव पड़ना चाहिए। मैंने इस तरह सोचा, हड़ताल अपंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के कारण सर्दियों के गेहूं को बाजार में ले जाने में काफी देरी होनी थी, और जब तक वसंत गेहूं की फसल में सुधार होगा तब तक वे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब रेल मार्ग गेहूं को मात्रा में ले जाने में सक्षम थे, तो वे दोनों फसलों को देर से आने वाली सर्दी और शुरुआती वसंत गेहूं में एक साथ लाएंगे, और इसका मतलब होगा कि एक ही बार में बाजार में भारी मात्रा में गेहूं डालना एक झटके में गिर गया। इस मामले के तथ्य इस तरह स्पष्ट संभावनाएं हैं कि ट्रेडर्स को, जो मेरे जैसा जानते और समझते थे, थोड़ी देर के लिए गेहूं नहीं रखेंगे। वे इसे तब तक खरीदने का मन नहीं करेंगे जब तक कि कीमत इस तरह के आंकड़ों से कम न हो जाए, क्योंकि गेहूं की खरीद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बाजार में कोई बाइंग शक्ति नहीं होने के कारण कीमत कम होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने किया उसे सोचकर मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही था या नहीं। जैसा कि पुराने पैट हंट टिप्पणी करते थे, जब तक आप शर्त नहीं लगाते तब तक आप नहीं बता सकते। बेरिश और सेलिंग के बीच समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि जिस तरह से मार्केट व्यवहार करता है वो एक ऑपरेटर के अनुसरण के लिए एक एक्सीलेंट गाइड है। यह पेशेंट के टेम्परेचर एंड पल्स को लेने या आई बॉल्स के रंग और जीभ के लेप को नोट करने जैसा है। अब आमतौर पर एक आदमी को 1/4% के दायरे में 1 लाख बुशल गेहूं खरीदने या बेचने में सक्षम होना चाहिए। इस दिन जब मैंने टाइमलीनेस के लिए बाजार का परीक्षण करने के लिए 250,000 बुशेल बेचे, तो कीमत 1/4% कम हो गई। फिर, चूंकि रिएक्शन ने मुझे वो सब कुछ नहीं बताया जो मैं जानना चाहता था, मैंने 10 लाख बुशेल का 1/4 बेच दिया। मैंने देखा कि इसे ड्रिबलेट्स में लिया गया था, यानी खरीदारी 2 या 3 लेन देन में किए जाने के बजाय 10,000 या 15,000 बुशल के लॉट में थी, जो कि सामान्य तरीका होता। होम्योपैथिक खरीद के अलावा मेरी बिक्री पर कीमत 1-1/4 सेंट कम हो गई। अब मुझे यह पॉइंटेड करने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह से बाजार ने मेरा गेहूं लिया और मेरी बिक्री पर डिस्प्रपोर्शनेट डिक्लाइन ने मुझे बताया कि वहां कोई खरीद शक्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में केवल क्या करना था? बेशक बहुत अधिक बेचने के लिए अनुभव के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना पॉसिबली आपको कभी-कभी मूर्ख बना सकता है, लेकिन उनका पालन नहीं करना हमेशा आपके लिए एक गधा बन जाता है। इसलिए मैंने 2 मिलियन बुशेल बेचे और कीमत कुछ और कम हो गई। कुछ दिनों बाद बाजार के व्यवहार ने मुझे व्यावहारिक रूप से एडिशनल 2 मिलियन बुशेल बेचने के लिए मजबूर किया और कीमत में और गिरावट आई। कुछ दिनों बाद गेहूं बुरी तरह टूटने लगा और 6 सेंट प्रति बुशल गिर गया। और यह यहीं नहीं रुका।
शॉर्ट टर्म रैलियों के साथ यह नीचे जा रहा है। अब मैंने एक कुबर का पालन नहीं किया, किसी ने मुझे टिप नहीं दी। कमोडिटी बाजारों के प्रति यह मेरा अभ्यस्त या पेशेवर मानसिक रवैया था जिसने मुझे लाभ दिया, और यह रवैया इस बिजनेस में मेरे वर्षों से आया है। मैं पढ़ता हूं क्योंकि मेरा बिजनेस ट्रेड करना है। जिस मोमेंट टेप ने मुझे बताया कि मैं सही रास्ते पर हूं। मेरा बिजनेस ड्यूटी अपनी लाइन बढ़ाना था। मैंने किया। इसके लिए वहां यही सब है। मैंने पाया है कि इस खेल में अनुभव स्थिर डिविडेंड पेयर होने के लिए उपयुक्त है, और यह ऑब्जर्वेशन आपको सभी का बेस्ट सुझाव देता है। एक निश्चित स्टॉक का व्यवहार आपको कभी कभी चाहिए होता है। आप इसका ऑब्जर्व करें, फिर अनुभव आपको दिखाता है कि सामान्य से यानी संभावित से वेरिएशन से कैसे लाभ प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि सभी स्टॉक एक साथ नहीं चलते हैं, लेकिन एक ग्रुप के सभी स्टॉक एक बुल बाजार में और एक बेयर बाजार में नीचे की ओर बढ़ेंगे। यह स्पेक्यूलेशन का एक सामान्य स्थान है। यह सभी सेल्फ प्रोवाइडेड टिप्स में सबसे सामान्य है, और कमीशन हाउसेस इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इसे किसी भी ग्राहक को देते हैं जिसने स्वयं इसके बारे में नहीं सोचा है। मेरा मतलब है, उन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह जो एक ही ग्रुप के अन्य शेयरों से पिछड़ गए हैं। इस प्रकार, यदि यूएस स्टील ऊपर जाता है, तो यह लॉजिकली रूप से माना जाता है कि यह केवल समय की बात है जब क्रूसिबल या रिपब्लिक या बेथलेहम सूट का पालन करेंगे। ट्रेड की स्थिति और संभावनाएं एक ग्रुप के सभी शेयरों के साथ समान रूप से काम करनी चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी सभी को शेयर करनी चाहिए। थियरी पर बिना संख्या के अनुभव के समय से पुष्टि की जाती है कि बाजार में हर कुत्ते का अपना दिन होता है। जनता एबी स्टील खरीद लेगी क्योंकि यह एडवांस नहीं है, जबकि सीडी स्टील और एक्सवाई स्टील ऊपर चले गए हैं। मैं एक बुल बाजार में भी कभी भी स्टॉक नहीं खरीदता अगर वो उस तरह के बाजार में कार्य करने के लिए कार्य नहीं करता है। मैंने कभी कभी एक निस्संदेह बुल मार्केट के दौरान एक स्टॉक खरीदा है और पाया है कि उसी ग्रुप के अन्य स्टॉक तेजी से काम नहीं कर रहे थे और मैंने अपना स्टॉक बेच दिया है। क्यों? अनुभव मुझे बताता है कि जिसे मैं प्रकट ग्रुप ट्रेंड कह सकता हूँ, उसके खिलाफ झुकना बुद्धिमानी नहीं है। मैं केवल सर्टेनिटी से खेलने की उम्मीद नहीं कर सकता। मुझे संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और उनका अनुमान लगाना चाहिए। एक पुराने ब्रोकर ने एक बार मुझसे कहा था, अगर मैं रेल की पटरी पर चल रहा हूं और मुझे 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन मेरी ओर आती हुई दिखाई दे, तो क्या मैं टाइज पर चलता रहता हूं? दोस्त, मैं किनारा करता हूं, और मैं इतना बुद्धिमान और विवेकपूर्ण होने के लिए खुद को पीठ पर थपथपाता भी नहीं हूं। पिछले साल सामान्य बुल मूवमेंट अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने देखा कि एक निश्चित ग्रुप में एक स्टॉक बाकी ग्रुप के साथ नहीं जा रहा था, हालांकि उस एक एक्सेप्शन के साथ ग्रुप बाकी बाजार के साथ जा रहा था। मैं लंबे समय से ब्लैकवुड मोटर्स की एक बहुत ही फेयर अमाउंट में था। सभी जानते थे कि कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। कीमत एक दिन से 3 अंक तक बढ़ रही थी और जनता अधिक से अधिक आ रही थी। इसने स्वाभाविक रूप से ग्रुप पर ध्यान केंद्रित किया और सभी वेरियस मोटर स्टॉक ऊपर जाने लगे। उनमें से एक, हालांकि, लगातार पीछे हट गया और वो था चेस्टर। यह दूसरों से पिछड़ गया ताकि लोगों को बात करने में ज्यादा समय न लगे। चेस्टर की कम कीमत और उसकी इंडिफरेंस ब्लैकवुड और अन्य मोटर शेयरों में ताकत और गतिविधि के विपरीत थी, और जनता ने लॉजिकल रूप से ब्रोकर्स और टिप्स्टरों और बुद्धिमानों की बात सुनी और चेस्टर को इस थियरी पर खरीदना शुरू कर दिया कि इसे वर्तमान में आगे बढ़ना चाहिए बाकी ग्रुप के साथ। इस मॉडरेट पब्लिक बाइंग पर जाने के बजाय चेस्टर ने वास्तव में गिरावट की। अब इसे उस बुल बाजार में रखना कोई काम नहीं होता, यह देखते हुए कि ब्लैकवुड उसी ग्रुप का एक स्टॉक
जनरल एडवांस के सेंसेशनल लीडर्स में से एक थे और हम सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और रिकॉर्ड आउटपुट की डिमांड में वंडरफुल इम्प्रूवमेंट के अलावा कुछ नहीं सुन रहे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि चेस्टर में अंदरूनी गुट कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो अंदर के गुट हमेशा एक बुल बाजार में करते हैं। सामान्य कार्य करने में इस विफलता के दो कारण हो सकते हैं। शायद इनसाइडर्स ने इसे नहीं रखा क्योंकि वे कीमत बढ़ाने से पहले अधिक स्टॉक जमा करना चाहते थे। लेकिन यदि आप चेस्टर में ट्रेडिंग की मात्रा और चरित्र का एनालिसिस करते हैं तो यह एक अनस्टेबल थियरी था। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने इसे नहीं रखा क्योंकि वे कोशिश करने पर स्टॉक मिलने से डरते थे। जब स्टॉक चाहने वाले पुरुषों को यह नहीं चाहिए, तो मुझे यह क्यों चाहिए? मुझे लगा कि अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां कितनी भी प्रॉस्परस क्यों न हो, चेस्टर को कम बेचने के लिए यह एक चिंच थी। अनुभवों ने मुझे ऐसा स्टॉक खरीदने से सावधान रहना सिखाया था जो ग्रुप लीडर का पालन करने से इनकार करता हो। मैंने आसानी से इस फैक्ट को स्थापित कर लिया कि न केवल अंदर की खरीदारी थी बल्कि वास्तव में अंदर की बिक्री थी। चेस्टर को खरीदने के खिलाफ अन्य सिम्प्टोमैटिक चेतावनियां थीं। हालांकि मुझे केवल इसके इनकंसिस्टेंट बाजार बिहेवियर की आवश्यकता थी। यह फिर से टेप था जिसने मुझे टिप दे दी और इसीलिए मैंने चेस्टर को शॉर्ट बेच दिया। एक दिन, बहुत देर बाद नहीं, स्टॉक कॉम्प्रहेंसिव रूप से खुला। बाद में हमें ऑफिशियल तौर पर पता चला, क्योंकि यह था कि इनसाइडर्स लोग वास्तव में इसे बेच रहे थे। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमेशा की तरह कारण का खुलासा ब्रेक के बाद किया गया, लेकिन चेतावनी ब्रेक से पहले आ गई। मैं ब्रेक के लिए बाहर नहीं देखता, मैं चेतावनियों के लिए बाहर देखता हूँ। मुझे नहीं पता था कि चेस्टर के साथ क्या परेशानी थी। न ही मैंने एक कुबड़ का पालन किया। मैं केवल इतना जानता था कि कुछ गलत होना चाहिए। केवल उस दिन हमारे पास था जिसे समाचार पत्रों ने गुयाना गोल्ड में एक सेंसेशनल मूवमेंट कहा था। कर्ब पर 50 या उसके करीब बेचने के बाद इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। यह वहां लगभग 35 पर शुरू हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ और अंत में 20 टूट गया। अब मैंने उस ब्रेक को कभी भी सनसनीखेज नहीं कहा होगा क्योंकि यह पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था। अगर आपने पूछा होता तो आप कंपनी का इतिहास जान सकते थे। लोगों का कोई अंत नहीं जानता था। यह मुझे इस प्रकार बताया गया था। आधा दर्जन एक्सट्रीमली वेल नोन कैपिटलिस्ट्स और एक प्रमुख बैंकिंग हाउस से मिलकर एक सिंडिकेट का गठन किया गया था। सदस्यों में से एक बैले आइल एक्सप्लोरेशन कंपनी का प्रमुख था, जिसने गुयाना को $10 मिलियन से अधिक कैश दिया और गुयाना गोल्ड माइनिंग कंपनी के कुल 10 लाख शेयरों में से रिटर्न बॉन्ड और 250,000 शेयर प्राप्त किए। स्टॉक डिविडेंड के आधार पर चला गया और यह बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइज था। बैले आइल के लोगों ने इसे रिडीम अच्छा समझा और उन्होंने बैंकरों को अपने 250,000 शेयरों पर एक कॉल दिया, जिन्होंने उस स्टॉक और अपनी कुछ होल्डिंग्स को भी बाजार में लाने की कोशिश करने की अरेंजमेंट की। उन्होंने बाजार में हेर फेर को एक प्रोफेशनल को सौंपने के बारे में सोचा, जिसका शुल्क 36 से ऊपर के 250,000 शेयरों की बिक्री से लाभ का 1/3 होना था। मैं समझता हूं कि समझौता तैयार किया गया था और सिग्नेचर करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरी समय में बैंकर खुद मार्केटिंग करने और फीस बचाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक इनसाइड पूल का आयोजन किया। बैंकरों के पास 36 पर 250,000 की बैले आइल होल्डिंग्स पर कॉल था। उन्होंने इसे 41 पर रखा, यानी इनसाइडर्स ने अपने स्वयं के बैंकिंग सहयोगियों को शुरू करने के लिए 5 पॉइंट लाभ का भुगतान किया। मुझे नहीं पता कि वे इसे जानते थे या नहीं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बैंकरों के लिए ऑपरेशन में एक चिंच की हर झलक थी। हम एक बुल बाजार में चले गए थे और गुयाना गोल्ड के ग्रुप के शेयर बाजार के नेताओं में से थे। कंपनी बड़ा मुनाफा कमा रही थी और
रेगुलर डिविडेंड का भुगतान कर रही थी। इसने स्पॉन्सर्स के हाई कैरेक्टर के साथ मिलकर गुयाना को लगभग एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक के रूप में देखा। मुझे बताया गया था कि लगभग 40,000 शेयर जनता को 47 तक बेचे गए थे। गोल्ड ग्रुप बहुत मजबूत था, लेकिन वर्तमान में गुयाना लूज पड़ने लगी। इसमें 10 अंक की गिरावट आई। यह सब ठीक था अगर पूल स्टॉक का मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन जल्द ही स्ट्रीट ने यह सुनना शुरू कर दिया कि चीजें पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थीं और प्रॉपर्टी प्रमोटरों की उच्च उम्मीदों को पूरा नहीं कर रही थी। फिर जाहिर है गिरावट का कारण स्पष्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कि कारण पता चलता मुझे चेतावनी थी और गुयाना के लिए बाजार का परीक्षण करने के लिए कदम उठाए थे। स्टॉक काफी हद तक चेस्टर मोटर्स की तरह काम कर रहा था। मैंने गयाना को बेच दिया, कीमत नीचे चली गई। मैंने और बेचा, कीमत अभी भी कम हो गई। स्टॉक चेस्टर और 1 दर्जन अन्य शेयरों के प्रदर्शन को दोहरा रहा था जिनके क्लिनिकल मुझे याद थे। टेप ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि कुछ गड़बड़ थी जो इनसाइडर्स को इसे खरीदने से रोक रही थी, जो जानते थे कि उन्हें बुल बाजार में अपना स्टॉक क्यों नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी ओर बाहरी लोग जो नहीं जानते थे अब खरीद रहे थे क्योंकि 45 और अधिक पर बेचने के बाद स्टॉक 35 और कम पर सस्ता लग रहा था। डिविडेंड का भुगतान अभी भी किया जा रहा था। स्टॉक एक सौदा था। फिर खबर आई, यह मेरे पास पहुंचा। जैसा कि महत्वपूर्ण बाजार समाचार अक्सर जनता तक पहुंचने से पहले होता है, लेकिन रिच ओर के बजाय बंजर चट्टान के टकराने की खबरों की पुष्टि ने मुझे पहले के अंदर बिकने का कारण बताया। मैं खुद इस खबर पर नहीं बिका। मैंने स्टॉक के व्यवहार पर बहुत पहले ही बेच दिया था। इससे मेरा कंसर्न फिलॉसफर नहीं था। मैं एक ट्रेडर हूं और इसलिए एक संकेत की तलाश में हूं। इनसाइड बाइंग कोई नहीं था। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि इनसाइडर्स ने गिरावट पर इसे खरीदने के लिए अपने स्वयं के स्टॉक के बारे में पर्याप्त क्यों नहीं सोचा। यह पर्याप्त था कि उनकी बाजार योजनाओं में स्पष्ट रूप से इंक्रीज के लिए और अधिक हेरफेर शामिल नहीं था। इसने स्टॉक को कम बेचने के लिए इसे एक चिंच बना दिया। जनता ने लगभग 500,000 शेयर खरीदे थे और ओनरशिप में एकमात्र परिवर्तन इग्नोरेंट बाहरी लोगों के एक समूह से संभव था, जो अज्ञानी बाहरी लोगों के दूसरे ग्रुप को नुकसान को रोकने की उम्मीद में बेच देंगे, जो पैसा बनाने की उम्मीद में खरीद सकते हैं। मैं आपको गुआना की खरीद के माध्यम से जनता के नुकसान पर या इसे बेचने के माध्यम से अपने लाभ पर एथिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कि ग्रुप बिहेवियरिज्म का स्टडी कितना महत्वपूर्ण है और इनएडिक्वेट रूप से इक्विप्ड ट्रेडर्स द्वारा इसके पाठों की डिसरिगार्ड कैसे की जाती है। बड़ा और छोटा, और यह केवल शेयर बाजार में ही नहीं है कि टेप आपको चेतावनी देता है। यह कमोडिटीज में उतनी ही जोर से सीटी बजाता है। कॉटन में मेरा एक दिलचस्प अनुभव था। मैं शेयरों पर बेरिश का था और एक मध्यम शॉर्ट लाइन रखी। उसी समय मैंने कम कॉटन बेचा। 50,000 बेल। मेरा स्टॉक सौदा लाभदायक साबित हुआ और मैंने अपने कॉटन की उपेक्षा की। पहली बात जो मुझे पता थी कि मेरे 50,000 बेल्स पर मुझे $250,000 का नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, मेरी स्टॉक डील इतनी दिलचस्प थी और मैं इसमें इतना अच्छा कर रहा था कि मैं इससे अपना दिमाग नहीं हटाना चाहता था। जब भी मैंने कॉटन के बारे में सोचा तो मैंने बस अपने आप से कहा, मैं रिएक्शन और कवर की प्रतीक्षा करूंगा। कीमत थोड़ी रिएक्शन देगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना नुकसान उठाने और कीमत को कवर करने का फैसला कर पाता, फिर से रैली होगी और पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं फिर से थोड़ा इंतजार करने का फैसला करूंगा और मैं अपने स्टॉक सौदे पर वापस जाऊंगा और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। अंत में मैंने अपने शेयरों को बहुत ही अच्छे लाभ पर बंद कर दिया और आराम और छुट्टी के लिए हॉट स्प्रिंग्स चला गया।
यह वास्तव में पहली बार था जब मैंने कॉटन में अपने सौदे को खोने की समस्या से निपटने के लिए अपना मन स्वतंत्र किया था। ट्रेड मेरे खिलाफ हो गया था। ऐसे समय थे जब ऐसा लग रहा था कि मैं जीत सकता हूँ। मैंने देखा कि जब भी कोई भारी मात्रा में बिकता है तो उसकी अच्छी रिएक्शन होती है, लेकिन लगभग तुरंत ही कीमत में तेजी आएगी और इस कदम के लिए एक नई ऊंचाई बनाएगी। अंत में, जब तक मैं कुछ दिनों के लिए हॉट स्प्रिंग्स में था, तब तक मैं 1 मिलियन से अधिक बुरा था और बढ़ती टेंडेंसी में कोई कमी नहीं आई। मैंने वो सब सोचा जो मैंने किया था और जो नहीं किया था, और मैंने अपने आप से कहा, मुझे गलत होना चाहिए। मेरे साथ यह महसूस करना कि मैं गलत हूँ और बाहर निकलने का फैसला करना व्यावहारिक रूप से एक प्रोसेस है। इसलिए मैंने लगभग 10 लाख के नुकसान को कवर किया। अगली सुबह मैं गोल्फ खेल रहा था और कुछ और नहीं सोच रहा था। मैंने अपना नाटक कॉटन से किया था। मैं गलत था। मैंने गलत होने के लिए भुगतान किया था और रसीद बिल मेरी जेब में था। मुझे इस समय कॉटन के बाजार से ज्यादा कोई कंसर्न नहीं था। जब मैं दोपहर के भोजन के लिए होटल वापस गया तो मैं ब्रोकर के ऑफिस में रुक गया और कोटेशन पर एक नज़र डाली। मैंने देखा कि कॉटन 50 अंक गिर गया था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने यह भी देखा कि जैसे ही यह हफ्तों से करने की आदत में था, इसमें तेजी नहीं आई थी। जैसे ही विशेष बिक्री का दबाव कम हो गया था, यह कम हो गया था। इसने संकेत दिया था कि कम से कम रेजिस्टेंस की रेखा ऊपर की ओर थी और मुझे अपनी आंखें बंद करने में 1 मिलियन का खर्च आया था। अब, हालांकि, जिस कारण से मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ था, वो अब एक अच्छा कारण नहीं था क्योंकि सामान्य क्विक और जोरदार रैली नहीं हुई थी। इसलिए मैंने 10,000 बेल्स बेची और प्रतीक्षा की। जल्द ही बाजार 50 अंक टूट गया। मैंने कुछ देर और इंतजार किया। कोई रैली नहीं हुई। मुझे अब तक बहुत भूख लग चुकी थी। इसलिए मैं डाइनिंग रूम में गया और दोपहर के भोजन का आदेश दिया। इससे पहले कि वेटर सेवा कर पाता, मैं कूद गया, ब्रोकर के ऑफिस में गया। मैंने देखा कि कोई रैली नहीं हुई थी और इसलिए मैंने 10,000 बेल्स और बेची। मैंने थोड़ा इंतजार किया और कीमत में 40 अंक और गिरावट देखने का आनंद लिया। इससे मुझे पता चला कि मैं सही ढंग से ट्रेडिंग कर रहा था। इसलिए मैं डाइनिंग रूम में लौट आया, अपना लंच खाया और ब्रोकर के पास वापस चला गया। उस दिन कॉटन में कोई रैली नहीं हुई थी। उसी रात मैंने हॉट स्प्रिंग्स छोड़ दिया। गोल्फ खेलना बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैंने किया तो कॉटन बेचने में और जब मैंने किया तो कवर करने में मैं गलत था। तो मुझे बस काम पर वापस जाना था और जहां मैं आराम से ट्रेड कर सकता था। जिस तरह से बाजार ने मेरी पहली 10,000 बेल्स ली, उसने मुझे दूसरी 10,000 बेच दी, और जिस तरह से बाजार ने दूसरी ली, उससे मुझे यकीन हो गया कि बारी आ गई है। यह व्यवहार में अंतर था। खैर, मैं वाशिंगटन पहुंचा और वहां अपने ब्रोकर्स के ऑफिस में गया, जो मेरे पुराने दोस्त टकर के इंचार्ज थे। जब मैं वहां था तो बाजार कुछ और नीचे चला गया। मैं पहले गलत होने की तुलना में अभी होने के बारे में अधिक आश्वस्त था। इसलिए मैंने 40,000 बेल बेची और बाजार 75 अंक टूट गया। इससे पता चला कि वहां कोई सपोर्ट नहीं था। उस रात बाजार और भी नीचे बंद हुआ। पुरानी बाइंग शक्ति स्पष्ट रूप से चली गई थी। वो शक्ति किस स्तर पर फिर से विकसित होगी, यह नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मुझे अपनी स्थिति के ज्ञान पर भरोसा था। अगली सुबह मैं मोटर से न्यूयॉर्क के लिए वाशिंगटन से निकला। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब हम फिलाडेल्फिया पहुंचे तो मैं एक ब्रोकर के ऑफिस में गया। मैंने देखा कि कॉटन बाजार में भुगतान करने के लिए बहुत ही डिकेंस थे। कीमतें बुरी तरह टूट चुकी थीं और एक छोटे आकार की दहशत फैल गई थी। मैंने न्यूयॉर्क जाने का इंतजार नहीं किया। मैंने अपने ब्रोकर्स को लंबी दूरी पर बुलाया और मैंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया। जैसे ही मुझे अपनी रिपोर्ट मिली और मैंने पाया कि मैंने व्यावहारिक रूप से अपने पिछले
नुकसान को पूरा कर लिया है। मैं बिना किसी और कोटेशन को देखने के लिए रास्ते में रुके बिना न्यूयॉर्क चला गया। कुछ दोस्त जो हॉट स्प्रिंग्स में मेरे साथ थे उस दिन के बारे में बात करते हैं जिस तरह से मैं लंच टेबल से कूदकर 10,000 बेल्स की दूसरी खेप बेचता था। लेकिन फिर यह स्पष्ट रूप से एक कूबड़ नहीं था। यह एक इम्पल्स था जो इस विश्वास से आया था कि अब कॉटन बेचने का समय आ गया है। मेरी पिछली गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मुझे इसका फायदा उठाना था। यह मेरा मौका था। सबकॉन्शियस मन शायद मेरे लिए कंक्लूजन पर पहुंचते हुए काम करता रहा। वॉशिंगटन को बेचने का निर्णय मेरे ऑब्जर्वेशन का परिणाम था। ट्रेडिंग में मेरे वर्षों के अनुभव ने मुझे बताया कि कम से कम रेजिस्टेंस की रेखा ऊपर से नीचे की ओर बदल गई है। मुझे कॉटन बाजार से $1 मिलियन लेने के लिए कोई शिकायत नहीं थी और मुझे उस क्षमता की गलती करने के लिए खुद से नफरत नहीं थी जितना मुझे फिलाडेल्फिया में कवर करने और अपना नुकसान करने पर गर्व महसूस हुआ। मेरा ट्रेडिंग दिमाग खुद को ट्रेडिंग समस्याओं से चिंतित करता है और मुझे लगता है कि मैं यह कहने में उचित हूं कि मैंने अपना पहला नुकसान किया क्योंकि मेरे पास अनुभव और मेमोरी थी।